हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक कर लिया था? हमने कर लिया था कुछ अर्हीनियस इक्वेशन को हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है जी। और अर्हीनियस इक्वेशन की 2-3 फॉर्म्स थी, वो भी देख ली थी और उसके ग्राफ्स भी बना लिए थे हमने, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज हम जानेंगे कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट किस तरह एक्ट करता है, ठीक है जी। किस तरह वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, ठीक है जी। और क्या क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्या वो चेंज कर सकता है और क्या चीजें वो चेंज नहीं कर सकता है, और जो करता है वो किस तरह से करता है, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या जानेंगे, तो उसके बाद हम जानेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस एंड कोलिजन थ्योरी को हम जानेंगे, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो आज हम करने वाले हैं उसका नाम है क्या, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में हम करने वाले हैं, ठीक है जी। डिस्कस करने वाले हैं कैटलिस्ट के बारे में। सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट होते क्या हैं? कैटलिस्ट होते हैं वे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं किसी ना किसी तरह से। आइदर बढ़ा सकते हैं, आइदर घटा सकते हैं, ठीक है जी। दोनों काम कर सकते हैं। उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ये रिएक्शन में आते हैं, और जब रिएक्शन खत्म होती है तो उतने के उतने जितने इनिशियली आए थे उतना का उतना अमाउंट इनका बाहर निकल जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है जी। यानी कि बेसिकली हम जितना अमाउंट इनका डालेंगे रिएक्टेंट के साथ, उतना ही इनका अमाउंट हमें वापस मिल जाएगा रिएक्शन के एंड में। यानी कि ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, रिएक्शन के दौरान क्या नहीं होते हैं? कंज्यूम नहीं होते हैं। तो कैटलिस्ट के कुछ फीचर्स क्या हैं? तो कैटलिस्ट के फीचर्स एक तो ये रहा कि ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि कंज्यूम नहीं होते हैं, दे डू नॉट कंज्यूम, ठीक है जी। यानी कि रिएक्शन अगर होती रहेगी, रिएक्शन में जैसे कि रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कैटलिस्ट ना तो कंज्यूम होता है और ना ही फॉर्म होता है, ठीक है जी। तो यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं, they does not या they do not get consumed during reaction। यानी कि रिएक्शन के दौरान ये क्या होते हैं? कंज्यूम नहीं होते हैं, खर्च नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं? तो दे ऑल्टर रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये क्या करते हैं? रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। और उससे क्या करते हैं? रेट के रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। अब एक बार इनके बारे में जान लेते हैं कि इनके टाइप क्या क्या होते हैं। तो इनका जो टाइप होते हैं बेसिकली 2 होते हैं, ठीक है जी। एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, या इनको नॉर्मली अगर हम कैटलिस्ट का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट का जिक्र हो रहा है, ठीक है जी। अगर कैटलिस्ट के बारे में बोला जा रहा है तो इसका मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है जी। दूसरे होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। इनको नेगेटिव कैटलिस्ट ना बोल के अक्सर क्या बोला जाएगा? इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, ठीक है जी। इनको इनहिबिटर्स बोला जाता है अक्सर। और ये क्या करते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से होता है, ये आप देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट को किस तरह से चेंज करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो हमने आज तक क्या पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन किस तरह से होती है। तो कोई भी रिएक्शन हमने ये पढ़ा है कि उसमें ग्राफ बनाते हैं। अगर किसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स
रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स आते हैं, रिएक्टेंट्स, फिर यहाँ पे आता है इंटरमीडिएट, और फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हमारे पास क्या, प्रोडक्ट। ठीक है जी, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है। ठीक है जी, एक रिएक्टेंट होता है, उसकी एक हाई स्टेट होती है इंटरमीडिएट, और बाद में क्या बन जाता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है। अब जो कैटलिस्ट होते हैं वो इस दौरान देखिए कैसे काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, प्रोवाइड सरफेस टू रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, कैटलिस्ट रिएक्टेंट को क्या कर देते हैं, सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक ए प्लस बी गिव राइज टू सी, और मान लीजिए या ए प्लस बी गिव राइज टू डी, और कैटलिस्ट है हमारे पास सी। ठीक है जी, कैटलिस्ट हमेशा एरो पे लिखे जाते हैं, और इस तरह से मान लीजिए सी मैंने क्या ले लिया, कैटलिस्ट ले लिया। अब ये सी क्या करेगा, मान लीजिए नॉर्मली ए और बी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। ठीक है जी, उनके इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई है, और यहाँ से ए से बी जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही स्लो रेट है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है ये। ठीक है जी, तो सी क्या करेगा, सी अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा इन दोनों को। ठीक है जी, ए और बी को अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा, और ए और बी के साथ क्या करेगा, तो टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, दैट इज एक टेम्परेरी बॉन्ड ए और बी के साथ फॉर्म कर लेगा। अब ए और बी के साथ अगर कैटलिस्ट ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ए और बी के साथ कैटलिस्ट ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम हम रख लेते हैं ए पी, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, आसान रहेगा समझने में, तो प्रोडक्ट का नाम मैं ए बी रख रहा हूँ। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, रिएक्टेंट ए और बी के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब क्या होगा, ए और बी देखिए एक जगह स्टेबल हो गए। ठीक है जी, एक जगह स्टेबल हो गए, और स्टेबल हो गए तो क्या करेंगे, थोड़ी देर में खुद से रिएक्ट करने लगेंगे, और एक दूसरे से बॉन्ड तो बना लेंगे, और इस बॉन्ड को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे थोड़ी देर में, ब्रेक फॉर्म और ब्रेक। ठीक है जी, और थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट तो यहीं पे रह जाएगा, और यहाँ पे ए और बी का क्या फॉर्म हो जाएगा, परमानेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके और रिएक्शन करते हैं। ठीक है जी, कैटलिस्ट का सरफेस इनको क्या हेल्प करता है, तो इनको रिएक्शन करने या पास पास आकर बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारा क्या है, इसको हम बोलते हैं, इस वाले सारे को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। क्या होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट क्या करता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्म करके एक क्या बना लेता है, इंटरमीडिएट बना लेता है। ये क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट, इसको आई लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी, आई इंटरमीडिएट होता है, और ये जो इंटरमीडिएट होता है वो इस वाले इंटरमीडिएट से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि कम एनर्जी का होता है। तो कुछ यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनता है जो कैटलिस्ट वाला इंटरमीडिएट है, मान लीजिए आई डैश लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सी याद रहे हमें, ये क्या है, आई डैश। ठीक है जी, आई डैश। अच्छा, अब क्या होता है, तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट जाता है आई डैश पे, रिएक्टेंट्स मिलके जाते हैं किस पे, आई डैश पे, और प्रोडक्ट बना लेते हैं। यानी कि देखिए एक पहले यहां से जा रहे थे, अब इनको थोड़ा कम जाना पड़ रहा है, यानी कि कम ऊपर तक जाना पड़ रहा है। यानी कि क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी इतने अमाउंट से डिक्रीज हो गई। क्या डिक्रीज हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से और इस पॉइंट की दूरी, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। पहले ये थी, अब सिर्फ इतनी है। ठीक है जी, पहले इतनी थी यहां तक, और अब कितनी है, अब सिर्फ यहां तक ही है। ठीक है जी, तो अब कम हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया, जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या हो गई, ओवरऑल कम हो गई। तो यानी कि एक क्या कर दिया, कैटलिस्ट ने एक नया पाथ प्रोवाइड कर दिया रिएक्शन को होने के लिए, कि आप यहां से चले जाओ, यहां से जाने की बजाय नीचे से चले जाओ। एक नया पाथ, एक नया मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनने के लिए, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या थी, कम थी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्यों कम थी, क्योंकि इस बार जो इंटरमीडिएट बना था, यानी कि जो कैटलिस्ट के साथ इंटरमीडिएट बना था, वो क्या था, स्टेबल था, यानी कि कम एनर्जी का था। इसलिए
इस स्टेबल इंटरमीडिएट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई और रेट क्या हुआ, इंक्रीज। तो इस तरह से हमारा कैटलिस्ट कुछ काम करता है, ठीक है जी। ये होती है हमारी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है जी। अच्छा, कुछ बातें हमने देख ही ली कि ये कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है जी। रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कैसे करता है, मैकेनिज्म को चेंज करके। अच्छा, अब कैटलिस्ट के बारे में एक दो बातें हम और जान लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब हम कुछ चीजें और जानेंगे कि कैटलिस्ट क्या चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है जी। क्या चीजें चेंज नहीं कर सकता है। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन थी, इसको चेंज कर सकता है, ठीक है जी। अब जानेंगे क्या नहीं कर सकता है। तो आइए, आपको पता है कैटलिस्ट रिएक्शन के लास्ट में कंज्यूम आउट हो जाता है, सॉरी कंज्यूम आउट कह रहा हूँ, सेम टू सेम अमाउंट में निकल जाता है, ठीक है जी। सेम टू सेम जितना अमाउंट इनिशियली लिया था उतने के उतने अमाउंट में क्या हो जाता है, रिएक्शन से निकल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो क्या नहीं कर पाता है, तो ये डेल्टा जी को चेंज नहीं कर सकता, डेल्टा जी को चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि स्पॉन्टेनियस को यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता। स्पॉन्टेनियसनेस पे या स्पॉन्टेनियस नेचर पे इसका कोई असर नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नेचर पे इनइफेक्टिव होता है। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो कैटलिस्ट डाल के हम डेल्टा जी नेगेटिव नहीं कर सकते, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता कैटलिस्ट, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, तो के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड को क्या करता है, इक्वली चेंज करता है, इक्वली चेंज करता है। तो इसलिए कैटलिस्ट क्या नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता। तो क्या चीजें कैटलिस्ट चेंज करता है, तो रेट चेंज करता है, ठीक है जी। क्या नहीं चेंज करता है, तो डेल्टा जी दैट इज स्पॉन्टेनियस नेचर या स्पॉन्टेनिटी, और दूसरा क्या, तो के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन चीजों को चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए, इतना देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, और इसके बाद हम कॉलिजन थ्योरी को देखेंगे, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बाद हम क्या देखेंगे, कॉलिजन थ्योरी। तो पहले एक बार रिएक्शन में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन कि कोई रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उसका स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। अब मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो, मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, किसी रिएक्शन को सिंपली देख के हम नहीं बता सकते हैं कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है। फॉर एग्जांपल, ए गिव राइज टू बी, हम नहीं कह सकते कि ये सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है। हो सकता है इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हो, कोई दूसरा स्टेप हो जिसके थ्रू ये होके जाती हो, समझिए कैसे। अगर ये एलिमेंट्री है, अगर ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री, तो क्या होगा, एक ही स्टेप होगा, दैट इज ए सीधा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये हुई कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, तो क्या होगा, तो ए पहले कुछ इंटरमीडिएट बनाएगा आई, ठीक है जी, एंड देन वो क्या बनाएगा, तो बी बनाएगा, दैट इज प्रोडक्ट। अब इस आई के अलावा भी बीच में कुछ और स्टेप्स भी आ सकते हैं, जैसे ए से बना आई, आई से बना एक्स, एक्स से बना बी, ठीक है जी। जैसे ए से बना आई, आई से बना एक्स और एक्स से बना बी, ठीक है जी। देखिए 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। इस तरह से कितने भी स्टेप हो सकते हैं एलिमेंट्री के,
सॉरी एलिमेंट्री का सेकेंड कॉम्प्लेक्स के, ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए इसको सेकंड वाली को, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, मान लीजिए सेकंड वाली को रिप्रेजेंट करूं तो कैसा करूंगा, उसका फर्स्ट स्टेप होगा a गिव राइज टू i, उसका सेकंड स्टेप क्या होगा कि i गिव राइज टू x, एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, तो थर्ड स्टेप होगा x गिव राइज टू b, ठीक है जी। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इस रिएक्शन को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या होता है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनमें जो रिएक्टेंट की स्टोशियोमेट्री होती है, रिएक्टेंट की स्टोशियोमेट्री, ठीक है जी, वो क्या होती है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है जी। हर स्टेप में, हर किसी भी रिएक्शन के किसी भी स्टेप में जो रिएक्टेंट्स की स्टोशियोमेट्री होगी उसको कहेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। और इसमें मॉलिक्यूलैरिटी ही किसके इक्वल होती है, तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी ही होती है ऑर्डर के इक्वल, ठीक है जी। यहां पे क्या होता है, हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी अलग होती है, M1, M2, M3, ठीक है जी। और यहां पे अगर हमें क्या करना है, हमें अगर क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, तो इस तरह से हम देख के नहीं बता सकते, ठीक है जी। इस तरह से हम देख के नहीं बता सकते क्योंकि हर एक स्टेप की स्टोशियोमेट्री देखिए अलग होगी और अलग अलग क्या होगा, उसका अलग अलग स्टोशियोमेट्री होगी, ठीक है जी। यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी होगी, स्टोशियोमेट्री अलग अलग तो मॉलिक्यूलैरिटी अलग अलग, और मॉलिक्यूलैरिटी अगर अलग अलग है दोनों की तो हम क्या है कि हम ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका ऑर्डर किस तरह डिफाइन होगा, उसके लिए चलिए देखते हैं एक बार आगे, ठीक है जी। एक बार इधर मिटाते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब देखिए, मान लीजिए A गिव राइज टू B, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन है और एक वो है हमारे पास A गिव राइज टू I गिव राइज टू X एंड X गिव राइज टू B, ठीक है जी। यहाँ पे भी ओवरऑल रिएक्शन क्या ही होगी, ओवरऑल रिएक्शन यहाँ भी A गिव राइज टू B ही मानी जाएगी क्योंकि इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट देखिए A से B ही जा रहा है, पर यहाँ पे ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है जी। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यहाँ A और B के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ A और B के बीच में बहुत कुछ है, ठीक है जी। तो ये क्या है, एलिमेंट्री है और ये वाली चल रही है हमारी कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ये हमारी क्या चल रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब क्या हुआ, तो हर एक की हमने क्या कहा था कि हर एक स्टेप की अलग मॉलिक्यूलैरिटी होगी, M1, M2, M3। यहां क्या होगी, कुछ भी मॉलिक्यूलैरिटी M होगी, दैट इज रिएक्टेंट की स्टोशियोमेट्री, ठीक है जी। अच्छा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उनकी स्टोशियोमेट्री, रेस्पेक्टिव स्टोशियोमेट्री, फॉर एग्जांपल देखिए 2A प्लस 3B गिव राइज टू, या 2A प्लस B गिव राइज टू C, ठीक है जी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, इसकी स्टोशियोमेट्री प्लस इसकी स्टोशियोमेट्री, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 3, ठीक है जी। तो इस तरह से करते हैं, यहाँ पे भी सिमिलरली हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी 3 है तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है जी। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर होती है, पर यहां तो बहुत सारे स्टेप में और हर एक की अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी है, तो हम ऑर्डर नहीं बता सकते इस तरह से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि एज ए टीचर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा होता है कि हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा धीरे समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी समझते हैं, ठीक है जी। अगर हमें ये जानना है कि ये क्लास इस पूरी क्लास को समझ आया या नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कमजोर बच्चा होगा, जो सबसे धीरे सीखने वाला बच्चा होगा पढ़ने में, ठीक है जी, उस बच्चे को हम देख लेंगे कि इसको समझ आ गया या नहीं। अगर उसको समझ आ गया होगा तो हम मान लेंगे कि पूरी क्लास को समझ आ गया, ठीक है जी। कुछ इसी तरह से करते हैं। तो सेम हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लेके चलते हैं। हम जितने भी स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स में से स्लोएस्ट स्टेप ढूंढ लेते हैं, स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप को ही हम बोल देते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि भाई जब ये स्टेप पूरा हो गया तो पूरी रिएक्शन हो ही जाएगी, स्टेप, या शॉर्ट में बोलते हैं RDS, ठीक है जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इससे हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक मान लीजिए स्लोएस्ट स्टेप है यहाँ पे ये I गिव राइज टू X, या मान लीजिए ये है पहला वाला,
ए गिव राइज टू आई, ठीक है जी, ए गिव राइज टू आई, ये वाला सबसे स्लोएस्ट स्टेप है मान लीजिए। तो इस स्टेप की जो मोलिकुलरिटी होगी दैट इज m1, वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसको हम मान लेंगे कि ये ऑर्डर के इक्वल है, ठीक है जी। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, तो ये चीज हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाएगी कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है जी। तो ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है। तो इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं और इस तरह से कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, तो इनको आपने देख लिया, ठीक है जी। तो ये था मैकेनिज्म का कुछ बेसिक आइडिया, बहुत ही बेसिक आइडिया मैकेनिज्म का, ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसके बाद एक एडवांस थ्योरी पढ़ेंगे, एक थोड़ी सी एडवांस थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कोलिजन थ्योरी, जो हमें मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा और इलॉबोरेट करके थोड़ा और डिटेल में बताएगी, ठीक है जी। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा पहले कैटलिस्ट के बारे में जाना हमने कि कैटलिस्ट क्या होता है, फिर जाना कि कैसे काम करता है कैटलिस्ट, ठीक है जी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी को पढ़ा हमने, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, और हमने एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में जाना, और जाना कि एलिमेंट्री रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी ही ऑर्डर होती है। अच्छा, पहले तो जाना कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, फिर जाना कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है उनकी मॉलिक्यूलरिटी ही ऑर्डर होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए क्या होता है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर होती है, ठीक है जी। तो इतना हमने जान लिया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्या, तो कोलिजन थ्योरी। तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।